हाँ जी। देवदासी। तो अपन ने बहुत सारे राजा पढ़े थे, उसी समय पढ़ लिया था देवदासियों के बारे में। तो इनसे भी पहले ही हो जाती है देवदासियां तो। जैसे हमने हिंदू मंदिरों के बारे में पढ़ा था, तो उज्जैन वाला मैंने आपको उदाहरण बताया था कि भाई जो उज्जैन वाला मंदिर है, तो उसी में देवदासियां जो है रखी जाती थी। बहुत मतलब प्रथा जो है वो देखने को मिलती थी। कुछ दक्षिण वाले मंदिर भी थे जहां पर भी देवदासियां जो है दान करी जाती थी, है ना। तो देवदासी प्रथा जो है पहले ही आ गई थी। आपको इस अच्छा, है ना, देवदासी जो है प्रथा पहले स्टार्ट हो गई थी, है ना। इसका एक नाम और भी मिलता है, शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, है ना। शशांक बातें नहीं है। एक और नाम लिख सकते हो आप, शिहाबुद्दीन और तो ये जो है गौर वंश का व्यक्ति होता है। और गौर कहाँ है? गौर वंश की स्थापना किसने करी थी? जो ये नहीं था संसवनी वंश का, जो कहाँ था, ये बुखरा वाले एरिया में था, अबुल मलिक था, उसका जो वंश था। लेकिन जो मोहम्मद गोरी होता है ना, ये अलग वंश की स्थापना करता है, गौर वंश की। काबुल के पास, हाँ, काबुल से थोड़ा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम वाले एरिया में ही है। हाँ, जो आपका मैं बताऊं, मैंने अभी मैप में जो समझाया था ना, काबुल के ऊपर ही दर्शाया मैंने गोर को, है ना। तो वही वाला रीजन है जो आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र से ये निकल कर आता है ना। थोड़ी बहुत सीमा जो है आपके अफगान सॉरी ईरान वाले से भी टच होती है, और अफगानिस्तान वाला भी एरिया इसमें आता है। तो वहीं से निकल कर आता है कौन? मोहम्मद गोरी, है ना। तो ये भारत की ओर बढ़ता है, और ये 1273 में शासक बनता है। सॉरी 1173, है ना। 1173 में ये शासक बनता है। कहाँ का? ये गौर का है ना, वहीं पर 12वीं शताब्दी की कह लीजिए आप बात। तो इस ये कैसे आता है शिहाबुद्दीन और मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी कैसे आता है भारत के अंदर? देखो, जो अधूरा काम था उसको कोई ना कोई तो पूरा करेगा। क्या बोला? हाँ, बता तो रहा हूँ ना, अफगानिस्तान का कुछ उत्तर वाला भाग है, कुछ आपका ईरान वाला भाग है। तो वहीं पर जो एक जगह थी, घुर या गोर या खुरासान, है ना। खुरासान तो आपका पूरा उसमें ही पड़ जाता है, ईरान का एक पूर्व भाग। उसी पूर्व भाग के थोड़ा सा इधर ही वाला हिस्सा था अफगानिस्तान वाला ही, ठीक है। हाँ वही है ना। खुरासान में भी शासन किया था। देखो, उधर वाले जो सीमा के जो क्षेत्र थे ना, पहले उनको कब कैप्चर किया, बाद में ये इधर बढ़ा। और ये इसलिए नहीं रुक पा रहा था क्योंकि वहाँ के जो क्षेत्र थे ना, उसमें वहाँ कुछ ट्राइब्स वगैरह आती, तो वो बार बार में इसको परेशान कर रहे थे। तो इसने फिर क्या किया, नई जगह ही तलाशना उचित समझा। तो ये वहाँ ज़्यादातर ये रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मोहम्मद गजनवी की तरह सेनापति के जो गुण हैं वो इसमें नहीं थे। हालांकि इसका जो माइंड था वो थोड़ा सोच इसकी अच्छी थी कि भाई हम मुझे क्या करना चाहिए, राज्य का विस्तार करना चाहिए। लेकिन जो सेनापति के जो गुण हैं वो इसमें इतने अच्छे नहीं थे कि ये सफल सेनापति रहा हो।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पराजित होते हुए, उठते गिरते पड़ते पटकते हुए ये भारत की ओर बढ़ी लेता है। और भारत के भी बहुत सारे राज्य क्या करते हैं, इसको डिफीट करते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो शासन है वो इसी तरह से करते हैं। थोड़ा मैप से पहले समझ लेते हैं। देखिए ये शासन करता है कहाँ पर, कहाँ पर करता है, पहले देखो जाता है इधर से, या फिर दूर भी मिलेगा आपको। तो अफगानिस्तान वाले इलाके की तरफ ही, जो मध्य एशिया वाला पार्ट आप समझ लीजिए, है ना। तो वहां पर एक जगह थी घुर या खुर, है ना, ये लो यार, ठीक है, घोर, है ना। तो यहाँ पर ये क्या करता है, शासन की स्थापना करता है, यहाँ शासक ये बन जाता है, ठीक है। अब ये इधर से ही क्या करता है, अभियान करने स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि इधर क्या है, जो आपका गजनी वंश था वो क्या कर रहा था, यहाँ पर खड़ा हुआ था। तो ये गजनी वंश के मारे क्या करता है, उत्तर वाले जो भाग है ना, जो मैंने आपको खैबर दर्रा बताया था, वो इससे ये प्रवेश नहीं करता है। क्या हुआ, उससे ये प्रवेश नहीं करता है, लेकिन ये जो प्रवेश करता है ये जाता है थोड़े दक्षिण की तरफ से। यहाँ आपका गुजरात वाला रीजन मान लीजिए। तो यहाँ पर जब दक्षिण वाले भाग में ये जाता है तो यहाँ पर दर्रा पड़ता है कौन सा, बोलन। और बोलन दर्रे से जाता है तो यहाँ पर एक कच्छ का रण भी पड़ता है। और कच्छ का रण तो था ही, दूसरे यहाँ पर राजपूत भी होते हैं, राजपूत नहीं चालुक्य, है ना। वो चालुक्य वंश था, लेकिन वो है तो सारे राजपूत ही थे, है ना। मतलब कोई से भी वंश थे, लेकिन वंश राजा किसके थे, सारे राजवंश कौन से थे, राजपूत ही थे, है ना। तो ये क्या करता है, जब प्रवेश करता है कहाँ पर, गुजरात के अंदर, तो गुजरात में होता है उस समय भीम सेकंड, यहाँ पर प्रथम नहीं है, यहाँ द्वितीय आ जाएगा, है ना। तो भीम सेकंड क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको पराजित कर देता है। तो पहली बार जो है मोहम्मद गजनवी पराजित होता है किस वाले एरिया में, भीम सेकंड से गुजरात वाले एरिया में, सॉरी मोहम्मद गोरी, है ना। तो मोहम्मद गोरी, क्योंकि देखो महमूद गजनवी है वो पराजित नहीं होता है ना, भले से वो
17 बार अटैक करता है, लेकिन वो एक बार भी पराजित नहीं होता। लेकिन एक जो महमूद गौरी है, ये क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं ना। यहाँ पर आता है 1175 और यहाँ आता है ये 1178। तो इधर से क्या है, इनका जो शासक था ना, तो ये मुल्तान की तरफ से करता है, लेकिन इनके डर से ये क्या करता है, वहां से प्रवेश नहीं करता कि भाई यहाँ पर कौन है। नहीं, मुल्तान को जीत तो लेता है पर उधर से ये प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि उधर क्या है, सीमा जो है ना उनकी, जो महमूद गजनवी है ना, वो गजनवी क्या करता है, किसी राज्यपाल को छोड़कर जाता है। अब वो उनका जो नाम है, देखो ध्यान से निकल गया, खुसरो, खुसरो नाम था इनका ना। ये खुसरो है, खुसरो नहीं है ये, है ना, ये खुसरो है। तो खुसरो कौन था, जो गजनवी था, गजनवी किसी को राज्यपाल नियुक्त करके गया था। तो ये खुसरो क्या था, उस एरिया में जो आपका ऊपर वाला एरिया है, जैसे पंजाब का जो पाकिस्तान हम बोलते हैं अभी, है ना, जो पंजाब वाला हिस्सा है ना, जो पाकिस्तान वाले इलाके में पड़ता है, एक तो उसमें शासन कर रहा था और उसी के नीचे का था मुल्तान। तो ये ये क्या करते हैं, उधर नहीं जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम दक्षिण से चले जाएंगे। भाई हम उत्तर से नहीं जाएंगे, हम दक्षिण से चले जाएंगे, लेकिन दक्षिण में क्या हो जाते हैं, पराजय हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। तो इनको ये तो पता लग जाता है कि भाई भारत में जाने का जो रास्ता है वो दक्षिण वाला तो सही नहीं है, उत्तर वाले से ही चलना चाहिए। अब ये उत्तर वाले से जाने के लिए क्या करते हैं, फिर खुसरो से बोलते हैं कि आप भी मुसलमान और हम भी मुसलमान, दोनों ही भाई मिलकर क्या करेंगे, इन काफिरों का नाश करेंगे। किनका, राजपूतों का। तो खुसरो को लगा कि बढ़िया, अच्छी बात है, एक भाई दूसरे भाई से हेल्प ही तो चाह रहा है, और वैसे भी अपन तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा था, खुसरो भी बेचारा यहीं बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कैसे पार करें कैसे पार करें, लेकिन वो भी सफल नहीं हो रहा था। और खुसरो जो है राज्यपाल था, तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसने इतना सोचा ही नहीं कि हम भारत पे राज करें। लेकिन महमूद गजनवी ने सोचा, सॉरी गौरी ने, महमूद गौरी ने सोचा कि हमें तो क्या करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा जो शासन था पहले वाला, वहां तो हमें रुकने ही नहीं दिया जा रहा, तो हमें तो नई जगह चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आप जबलपुर के हो, और जबलपुर में आपको नहीं रुकने दिया जाएगा तो आप नई जगह तलाशोगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो है महमूद गौरी क्या करता है, खुसरो को बुलाता है, बातचीत करता है कि अपने बीच में जो है संबंध वो थोड़े अच्छे होने चाहिए, पैगाम लिखता है, भेजता है उसको पैगाम। तो पैगाम भेजते ही खुसरो को लगता है कि अच्छी बात है, हमें क्या करनी चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए। तो जैसे ही वो मित्रता करने आता है, तो यहाँ पर एक बात आती है, किंगशिप इज नो किंगशिप। समझ में आया? अरे इंग्लिश वालों को तो समझ में आ गया होगा। किंगशिप इज नो किंगशिप, जो राजा है ना, राजशाही जो होती है, वो राजशाही किसी की सगी नहीं होती। जितने भी शासन हम पढ़ते आए हैं, पिता बेटे को मार रहा है, बेटा पिता को मार रहा है, कोई माँ मरवा रही है, कोई बहन मरवा रही है राजा को, किसी को। तो ये क्या होती है, जो राजशाही होती है ना, उसमें कोई किसी को नहीं देखता, वो केवल गद्दी के लिए क्या करते हो, किसी को भी मार देते। अब ये बात जो है किसको समझ में नहीं आई, खुसरो को। तो खुसरो जैसे ही मिलने गया कि आओ भाईजान गले लग जाओ, अब भाईजान तो गले लगने से गए, इसी में क्या करता है, मोहम्मद गौरी चाकू लगा देता है। गलत किया है ना, लेकिन मैंने कहा है आपसे इसके पहले एक लाइन, किंगशिप इज नो किंगशिप, राजा तो केवल एक ही होगा। ठीक है, अगर हम राजा बनने जा रहे हैं तो उससे कोई गद्दी पे बैठा है तो उसको हटाना पड़ेगा, जगह क्लियर करनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो फिर क्या करते हैं, ये मुल्तान को तो पहले ही जीत लिया। हाँ, अब जाते हैं ये उत्तर वाले भाग से, अब करेंगे हम प्रवेश कहाँ पर, इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर ये गए और कहाँ जाकर रुके, अगला कहाँ किया आक्रमण, सियालकोट और पेशावर वाला जो एरिया है,
पेशावर में तो पहले ही चले गए उधर। हाँ, तो यहाँ पर जो है आपका जो एक जगह है सियालकोट के पहले, हाँ पहले सियालकोट में गए। सियालकोट में गए कब? 1178 हो गया ना? नहीं, 1178 के बाद में गए यहाँ। देखो 1179 या 1 साल लग गए इसको वहां जाते जाते, है ना। 79 में गए। अब यहाँ खुसरो को हटा दिया और सियालकोट पर इन्होंने क्या किया? अटैक कर दिया। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना कहानी। अब ये खुसरो साहब जो हैं सियालकोट पे हो गया। अब यहाँ एक और जगह थी भटिंडा। भटिंडा जो है आपका पंजाब वाले रीजन में ही है। अब भटिंडा में क्या हुआ? जैसे ही मोहम्मद गौरी पहुंचा भटिंडा तो पता किसको लगा? पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही पता लगा कि भटिंडा में बाहरी आक्रमण हो गए हैं तो उनकी आंखें खुली कि अब चुप नहीं बैठना चाहिए। लेकिन मोहम्मद गौरी क्या था? एक विस्तारवादी व्यक्ति था। वो तो विस्तार कर रहा था, उसको तो भारत के अंदर शासन करना था। तो ये बात समझ नहीं पाते कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो जैसे ही भटिंडा पे आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान ने पैगाम भेजाया कि साहब भटिंडा तो हमारा है। मोहम्मद गौरी ने कहा कि नहीं, भटिंडा तो हमारा ही है ना। तो फिर आ जाए मैदान में, कि आ जाइए देख लेते हैं मैदान में। तो ये क्या करता है? बुरी तरह से पहली बार तो डिफीट करता है किसको? और मैदान में कौन से में आते हैं? तराइन वाले में, है ना। तराइन का युद्ध तराइन में क्यों हुआ? एक युद्ध का बारे में पूछा गया था कि जो प्लासी का युद्ध है वो प्लासी में ही क्यों हुआ, है ना। तो पूछ सकता है कि तराइन का युद्ध है वो तराइन में क्यों हुआ? दोनों के पास में ही था कि आधी आधी दूरी हम तय करेंगे, आधी दूरी आपकी सेना तय करेगी। तो ये कहाँ जाते हैं? तराइन में। कब? 1191 में बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य? एक तरफ गौरी, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान। चौहान राजपूत थे, बढ़िया नैतिकता थी इनमें, आदर्शवादी थे, बढ़िया इथिक्स इन्होंने पढ़ रखा था। उनको पता था कि राजपूत युद्ध लड़ते थे तो बढ़िया नैतिकता का व्यवहार होता था। तो ऐसे इन्होंने किया किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। लेकिन मोहम्मद गौरी तो बाहर से आया था, उसको क्या पता रूल रेगुलेशन या भारत के युद्ध में करने के जो क्या क्या है क्या नहीं है। तो पहली बार में क्या किया जाता है? गौरी को डिफीट कर देता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। और कहते हैं कि भाई सूर्यास्त हो गया है, हम गौरी को नहीं मारेंगे। कर दी गलती, सबसे बड़ी गलती है ना। बताएंगे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है ना। अब मोहम्मद गौरी को क्या किया इन्होंने? छोड़ दिया, मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? कि हम राजपूत हैं और सूर्यास्त होने के बाद में नियम है कि भाई हम युद्ध नहीं लड़ेंगे और गौरी को मारेंगे भी नहीं। भाई राजपूत हैं, ठीक है, किसी सैनिक से कह देते कि आप ही मार दो, मैं नहीं मारूंगा। जैसे डॉक्टर होते हैं कि नहीं करते हो? डॉक्टर करते हैं ना कि भाई मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, मैं केवल बता रहा हूँ आप कैसे मारना है, कैसे काटना है, कैसे क्या करना है। तो वैसे किसी सैनिक से बोल देते हैं कि भाई मैं तो नहीं मारूंगा लेकिन आप मार दो। लेकिन ये नहीं मारते हैं, उसको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो गौरी को क्या करते हैं? गौरी की जो सेना होती है कुछ सैनिक उसको उठाकर ले जाते हैं और बाद में कहाँ चले जाते हैं? ये भारत से बाहर। अब भारत से बाहर जाते हैं तो इसको बहुत दुख होता है। गौरी सोचता है कि यार पराजित हो गए, बदला तो लेना चाहिए। ठीक है, अब बदला लेने के लिए जाते हैं तो ये एक खत लिखते हैं अपनी बेगम को कि अगली मुलाकात जो है या तो युद्ध के बाद होगी
या फिर जन्नत में, ऐसा ये कमेंट करते हैं। कौन? मोहम्मद गोरी। और एक बार व्यक्ति कमेंट कर देता है तो फिर आप तो नहीं करते हो ना कमेंट, किसी से करते हो? तो कमेंट जो है कौन करते हैं? गोरी करते हैं। किससे? बेगम से। और बेगम से क्या बोलते हैं कि या तो अब मुलाकात कहाँ होगी? युद्ध के बाद होगी, और या फिर जन्नत में होगी, है ना। तो फर्स्ट जो है हो जाता है, फिर सेकंड में आते हैं ये सेकंड तराइन 11 19 2 में ही हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा इंतजार नहीं करते हैं वो कि जल्दी से जीतना है, लेकिन वो एक साल में अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। और मजबूत करने के अलावा कुछ कूटनीति भी अपनाते हैं कि भाई हम ऐसे डायरेक्ट राजपूतों से नहीं जीत सकते, है ना। और पृथ्वीराज चौहान को क्या लगा था, जैसे मोहम्मद गजनवी आया था लूट के चला गया, वैसे ये भी निकल गया, लेकिन ये वापस फिरता है। कौन? गोरी। और पूरी तैयारी के साथ, है ना। अब तैयारी के साथ निकल लिया। होता है सेकंड तराइन। जब सेकंड तराइन होता है तो फिर ये क्या करता है? पृथ्वीराज को हरा देता है। कैसे? इसमें जो हेल्प करता है कौन करता है? जय सिंह भी राजपूत। तो जय सिंह को क्या करता है, ये पहले महमूद जो गोरी है पहले इसको अपनी ओर करता है, बाद में है ये युद्ध लड़ता है ना। तो इसमें सेना जो है उपलब्ध कौन करा रहा है? जय सिंह भी करा रहा है, हेल्प भी जय सिंह कर रहा है। कुछ उनकी कमजोरियां थी, उन पर इन्होंने वार किया। किसने? मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। और ये क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर देता है। हाँ, जयचंद भैया। जयचंद है ना। और ये कहाँ था उस समय? कन्नौज वाले इलाके में। तो ये कहाँ तक पहुंच गया? अब देखो, जो आपका पृथ्वीराज चौहान वाला इलाका था वो कौन सा था? पहले तो ये कहाँ शासन कर रहा था? अजमेर वाले इलाके में। अजमेर से लेकर दिल्ली तक जो शासन था वो किसका था? इसी के अंडर में था। किसके मध्य? चौहान वंश का। तो ये दिल्ली भी इनका, मोहम्मद गोरी का, और अजमेर भी किसका? मोहम्मद गोरी का। जयपुर अजमेर सारे जो हैं इलाके पर महमूद गोरी का शासन। अब मोहम्मद गोरी का जो शासन है वो इन इलाकों पे हो गया, तो ये बाद में जयचंद को भी नहीं छोड़ते। वो स्टोरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। हाँ, बताइए फिर भी थोड़ा। क्या नाम था? ठीक है ना। तो संयोजकता की जो स्टोरी मैं पहले सुना चुका हूँ, तो बार बार सुनाने का कोई औचित्य नहीं है ना। तो अपन डायरेक्ट जो है इनकी महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ हैं उन्हीं को देख लेते हैं ना। किन्होंने? महमूद गोरी ने। छापा मार, देख लेना यार, इसका मुझे कंफर्म नहीं। ठीक है। तो फिर जो पृथ्वीराज चौहान है, सेकंड वाला जो वार होता है, तो इसमें क्या करते हैं? ये हार जाते हैं। और इनकी सीमा कहाँ तक हो जाती है? जयपुर अजमेर दिल्ली वाले इलाके हैं जो, है ना। मथुरा दिल्ली वाले इलाका है, जयपुर वाला इलाका है, अजमेर वाला इलाका है, वो किनके अध्ययन मध्य चला जाता है? महमूद गोरी के पास। अब बाद में जो है ये जयचंद को भी क्या करते हैं? जयचंद पर कब करते हैं? 1194 में, ठीक है। 1194 में क्या करते हैं ये?
आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर? जयचंद के ऊपर। तो जयचंद को भी क्या कर देते हैं? पराजय कर देते हैं। और ये कहां तक पहुंच जाते हैं? चंदावर का, चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध है, इसमें इनको पराजय कर देते हैं। और इनका शासन अब कहां तक पहुंच गया? कन्नौज में तो शासन कर ही रहे थे, तो इनका जो इलाका है वो बंगाल तक इन्होंने कैप्चर कर रखा था। किन्होंने? जयचंद ने। ठीक है, तो जयचंद का जो इलाका था तो वो सारा इलाका किसका हो गया अब? मोहम्मद गोरी का। और मोहम्मद गोरी का भी क्या था? एक सेनापति था। हाँ, दास बोल दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक। तीन, तीन मिलते हैं। चार पढ़े? तीन के मुझे याद है, चार कौन कौन से बताए? हाँ हाँ, अलमजाज भी था। हाँ, तो बख्तियार के बारे में एक बहुत अच्छी स्टोरी है। हाँ, नहीं देखो, सेकंड युद्ध में क्या करते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान है उनको ये मारते नहीं है, बंदी बनाकर ले जाते हैं, है ना, वही वाली। हाँ, अब मैं बख्तियार खिलजी के बारे में बता रहा था। तो अब बंगाल तक तो कौन पहुंच गए? गौरी पहुंच गया। तो बख्तियार खिलजी और इनसे भी तेज निकला, है ना। बख्तियार खिलजी क्या करता है, वो देखता है कि भाई यहाँ तक तो हम आ गए। वो थोड़े और बड़े सपने देखता है, किससे भी? गौरी से भी बड़े। गौरी से बड़े सपने ऐसे देखता है कि अब क्या करेंगे, हम इधर के रास्ते निकलेंगे चीन की ओर। चीन की ओर भी हमारा शासन होगा, और एशिया के जो दक्षिण एशिया के देश हैं इनमें भी हमारा शासन होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है पहले तो अलग अलग शासन था राजाओं का। तो मोहम्मद गोरी का ही दास था एक बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी पहले तो क्या करता है, बिहार पे देखता है तो बिहार खाली था। और बिहार खाली था तो बाद में वो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य होते हैं, असम वाला, कामरूप वाला, उधर निकलता है। और कामरूप से जाते जाते फिर वो नॉर्थ ईस्ट के जो अभी मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम है, त्रिपुरा वगैरह, इनकी तरफ निकलता है। इस वाले रास्ते से वो क्या चाहता था कि मैं दक्षिण एशिया के देश जाऊं, म्यांमार से होते हुए। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया, प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया पूर्व की ओर। तो जैसे जैसे कौन बढ़ रहा है, बख्तियार खिलजी, वैसे वैसे ही क्या हुआ, वहां पर जनजातियां थी, तो जनजातियां क्या कर रही थी, पीछे हटती जा रही थी। मोहम्मद जो बख्तियार खिलजी वो आगे बढ़ रहा है और जनजातियां पीछे हटती जा रही थी। ले गई घने जंगलों में उनको। किनको? बख्तियार खिलजी की सेना को। अब बख्तियार खिलजी की सेना जो है, क्योंकि यहाँ पर एक इसका आता है, एक जगह थी, चलो मैं उसको बाद में बताऊंगा, पहले इसको ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि उसकी सेना जो थी, किसकी? बख्तियार खिलजी की। तो 1/3 सेना को क्या करते हैं, वो जो जनजाति क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो घने जंगलों में इनको ले जाते हैं। क्योंकि अगर थोड़े उस पर अगर अटैक कर देते तो शायद ये जंगलों से बाहर हो जाते, और इनको कोई आइडिया नहीं था जंगलों का, क्योंकि ये तो पहले से ही उधर वाले रेगिस्तान इलाके से निकल कर आए थे। उधर ना तो पेड़ है ना क्या है। और भारत को इसलिए आसानी से जीत लेते क्योंकि ऊपर उत्तर वाला जो है वो प्लेन एरिया था, है ना, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र थे। तो वहां तक तो इनकी जो है अच्छी चलती है, लेकिन बाद की जो जियोग्राफिकल जो कंडीशन है वो इनको पता नहीं होती है। तो ये जैसे वनों की तरफ बढ़ते हैं तो इनको लगता है कि खाली वन है, और जनजातियां जो थी वो पेड़ों पे निवास करती थी, तो इनको दिखाई नहीं दिए। क्लाइमेट ही ऐसा हो गया कि हरे ही पत्ते हैं और हरे उन्होंने पत्ते पेर रखे हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ते गए तो वो भी पीछे हटते गए, और इनको क्या करते हैं, बख्तियार खिलजी की जो 1/3 सेना होती है उसको क्या कर देते हैं, वहीं पर मार देते हैं। जैसे बख्तियार खिलजी को पता लगता है कि मेरी सेना 1/3 खत्म हो चुकी है, तो बख्तियार खिलजी को पता लगता है, तो ये लड़ते मारते पिटते ये बाहर हो जाता है, वापस आ जाता है मैदानी इलाकों की तरफ। तो मैदानी इलाकों की तरफ ही मिलते हैं कौन, इनके सेनापति, कि
सुल्तान क्या हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ है, अपनी जो सेना है 1/3 भाग मर चुका है और मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। तो आप बचकर क्यों आए हो? उनको कौन मार देते हैं? उनके सेनापति। कि आपने क्या किया बचकर आए? बख्तियार खिलजी की। कौन? अरे जो बख्तियार खिलजी था ना, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त क्यों कर दिया? क्योंकि उस समय जो है वज्रयान का केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। बिन हाँ, बिन बख्तियार खिलजी। तो ये इसी की बात हो रही है, इसी का ही नाम मिलता है ये जो आप बता रहे हो। कुतुबुद्दीन जो है, कुतुबुद्दीन तो शासन जो करता है वो लाहौर में ही करता है, वो दिल्ली को कहाँ कैपिटल बनाता है? वो अपन पढ़ेंगे ना दिल्ली सल्तनत को। भी दिल्ली सल्तनत पढ़ी कहाँ है? हम अभी साम्राज्य विस्तार की बात कर रहे हैं कि साम्राज्य विस्तार जो है वो कैसे कैसे बढ़ रहा था। मैं आपको इसको एक पॉइंट पे लाकर छोड़ूंगा कि भाई दिल्ली सल्तनत है वो वापस जो है उसकी स्थापना कैसे होती है, उस पॉइंट पे लाकर छोड़ूंगा। थोड़ा हिस्टोरियो को थोड़ा समझने की कोशिश करें, ताकि उससे क्या है आपको सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो और बढ़ेगी कि यार कैसे साम्राज्य विस्तार हुआ इनका, और ये फेल क्यों हुए। भाई जो हैं इतने अच्छे अच्छे जो शासक हैं, जो रूलर हैं, उनकी कुछ नीतियाँ तो हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि इतिहास है पूरा 100% सही भी है कि नहीं है वही हमें पता नहीं है। क्योंकि उस समय जो इतिहास है, एक मिडाइवल जो हिस्ट्री है वो विवादित इसलिए है कि उनकी जो साहित्य लिखे गए थे वो एक तो उनके दरबारी कवियों ने लिखे, तो कुछ तो उन्होंने बड़ा चढ़ा कर लिख दिए, कुछ जो घटनाएं वो सही भी थी, है ना। तो एक तरह से जो है सोचने की दृष्टि से जो है हम आपको इसको जैसा साहित्य से मिलता है वैसी स्टोरियां बता रहा हूँ, है ना। उनके जो फेमस जो राइटर होते थे वो राइटरों ने कुछ घटना है उनको ऐसे कैसे बताया है कि भाई इनके साथ जो है ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है। जब आप साहित्य के जो मेन मेन जो व्यक्ति होंगे उनको पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये जो आज की क्लास है हम यहीं तक एंड करते हैं।